फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य और आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में यूपी पीजीटी यानी कि प्रवक्ता परीक्षा 2016 की जो वैकेंसी का पेपर 1 फरवरी 2019 को जो हुआ था उसका व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र लेकर आई हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज के द्वारा ये टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं करवाई जाती हैं और आप लोगों के अगर आप चाहते हैं कि टीजीटी और पीजीटी में क्लियर करना तो आप इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ज़रूर पढ़ें क्योंकि इनसे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस से संबंधित और अलग क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एक आइडिया भी मिलता है इन प्रीवियस ईयर पेपर से तक किस तरह का जो पेपर आता है, किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो जिससे कि आप उसी तरह से अपनी तैयारी को कर सकें। तो चलिए आज एक और पीजीटी 2016 यानी कि 2019 का जो लास्ट प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको देख लेते हैं कि किस तरह का पेपर आया था और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन पेपर से। और ये व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र है यानी कि हल के साथ साथ आपको व्याख्या भी पढ़ने को मिलेगी जिससे आपको उस प्रश्न से संबंधित और नॉलेज भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आपको बता दूं, एक पेपर में 125 क्वेश्चन आते हैं और आपके ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, वो किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर आपने पीजीटी हिस्ट्री से अप्लाई किया है तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको हिस्ट्री के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको कोई और सब्जेक्ट जैसे जीएस वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है क्योंकि व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र होने की वजह से एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को सॉल्व कराना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें जिससे कि और जो पार्ट्स अपलोड किए जाएंगे वो आप तक पहुँचते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ABCD 4 ऑप्शन भी हैं और सही आंसर आपने अपने माइंड में सोच लिया होगा, बिल्कुल सही सोचा है, ऑप्शन ए यानी कि 1398। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल के मध्य एशिया के महान मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और तैमूर वंशी ही है बाबर, तो ये वही तैमूर है। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए मरणांतक आघात सिद्ध हुआ। तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश लगभग कुछ समय बाद खत्म हो गया। नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु पर लोग व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तो ये है ऑप्शन ए 1398। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह या डांडी मार्च? और राइट ऑप्शन है इसका सी, खेड़ा सत्याग्रह। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान को वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन किया। इसी आंदोलन में सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के आंदोलन से जुड़े थे। खेड़ा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। तो ऑप्शन सी, खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? अवध का नवाब, मैसूर का राजा बाजीराव द्वितीय और डी है निजाम अली। तो सबसे पहले सहायक संधि में जो सम्मिलित हुए वो निजाम अली हैं। तो सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व डुप्ले ने किया था। सहायक संधि द्वारा भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य लॉर्ड वेलेस्ली ने किया और सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजाम ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की थी। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले अन्य राज्य थे मैसूर, तंजौर, पेशवा, भोसले, सिंधिया। लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर ए अवध का नवाब माना है, लेकिन इसका जो सही आंसर हम बुक्स में पढ़ते हैं वो निजाम अली
हैदराबाद ही पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लर्नर्स, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, KVS, DSSB और सुपर टेट की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज़, वीकली फ्री मॉक टेस्ट और अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ना, ये सारी खासियत जो हैं वो अनअकैडमी फीचर पर मिलती हैं। बिग न्यूज़ ये है कि 80% प्राइस ड्रॉप हो चुका है। सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट, रीट की तैयारी आप एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं और सिर्फ चार्जेस हैं 699 और 899। और इतना ही नहीं, 10% का डिस्काउंट भी है रेफरल कोड यूज़ करने पर। रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट है, अगर आप यूज़ करेंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको और मिलेगा। DSSB, सुपर टेट, KVS, NVS और APS की तैयारी आप इस सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट रेफरल कोड यूज़ करने पर मिलता है। एम KVS PRT 2021 का कंप्लीट बैच कोर्स 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप KVS की तैयारी कर रहे हैं PRT की, तो आप 28 जुलाई से पहले एनरोल कर लें या 28 जुलाई तक एनरोल कर लें, जिससे कि आपका कोई भी बैच, कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट मिस ना हो। सारी प्रिपरेशन आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा करवाई जा रही है। और रेफरल कोड ज़रूर ध्यान रखें, प्रतीक्षा टेट। इसके अलावा मेरी फ्री लाइव क्लासेस भी अनअकैडमी पर चलती हैं 3 बजे, 6 बजे और 10 बजे, तो आप उनको भी ज्वाइन करें और इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है कोर्सेज़ का और मेरी फ्री लाइव क्लास का, एक बार ज़रूर देखें और अनलॉक कर सकते हैं फ्री लाइव क्लास को रेफरल कोड यूज़ करके। प्रतीक्षा टेट बिल्कुल फ्री है और जब भी सब्सक्रिप्शन लें तो रेफरल कोड डालना ना भूलें। स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? तुषाश, पर्णदत्त, विशाख या हरिसेन? और राइट ऑप्शन है इसका पर्णदत्त। तो पर्णदत्त था प्रांतपति, सौराष्ट्र का प्रांतपति। और थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। स्कंदगुप्त एक योग्य संचालक के साथ ही एक कुशल प्रशासक भी था। उसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार के लिए सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चकपालित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण है कई लोगों के द्वारा करवाया गया है। उसमें एक स्कंदगुप्त भी हैं, रुद्रदमन भी हैं और भी कई लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? सीमांत गांधी वाला ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ना जाने कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और मैं कह सकती हूँ कि यूपी के एग्ज़ाम्स का फेवरेट क्वेश्चन। जिन्ना, लियाकत अली, सैयद अहमद या खान अब्दुल गफ्फार खान? और राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी, बच्चा खां, बादशाह खां, इनके अलग अलग नाम हैं, यानी कि कई नामों से, कई उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय उन्होंने उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की सहायता से लाल कोती आंदोलन चलाया। इन्होंने पख्तून नामक पत्रिका पश्तो भाषा में निकाली, जो बाद में देश रोजा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हमें इन व्याख्या से ही पता चलती हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको मदद करेंगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? और राइट ऑप्शन है सी, कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना, परंतु कुमारगुप्त के पूर्व एक और शासक का नाम आता है। वह शासक ध्रुवदेवी यानी कि रामगुप्त की पत्नी का पुत्र गोविंदगुप्त था। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। कुमारगुप्त में महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र आदि उपाधि धारण की थी। तो अश्वमेध यज्ञ संपादित करवाया था कुमारगुप्त प्रथम ने। किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बलबन या इल्तुतमिश? तो जौनपुर यानी कि जौना खां पे इसका नाम जौनपुर रखा गया, जौना खां, और ये रखी थी बी, फिरोज तुगलक ने।
1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका शासनकाल स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। उसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर थे, हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर। जौनपुर की स्थापना उसने अपने चचेरे भाई जौना खां के स्मृति में कराया था। मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? मुख्य न्यायाधीश, धर्मस्थ, पौर व्यावहारिक या प्रदेष्टा? और राइट ऑप्शन है डी, प्रदेष्टा। तो प्रदेष्टा है सही आंसर। डिटेल जान लेते हैं। राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन न्यायालय कहा जाता है। यह फौजदारी अदालतें थीं। प्रदेष्टा को फौजदारी न्यायालय कहा जाता था। प्रदेष्टा को न्यायाधीश कहा जाता था। फौजदारी न्यायालय में मारपीट, हत्या, चोरी आदि के मामले को निपटाया जाता था। अगला प्रश्न है, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, बौधायन, धर्मसूत्र या वशिष्ठ धर्मसूत्र? तो पुनर्भू दिखता है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद समाज एक पुरुष प्रधान समाज था, फिर भी समाज में स्त्रियों की दशा ठीक थी। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि यदि पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी। इस स्त्री का पुनर्भू कहा जाता था। ऋग्वेद में सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिलता। ऋग्वेद में नियोग प्रथा का प्रयोग बड़ी मात्रा में होता था। नियोग किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न संतान होते थे। आयोग ने इस उत्तर को बी माना है, जबकि ऋग्वेद में पुनर्भू का उल्लेख मिलता है। तो आयोग ने गड़बड़ी की है। अब ये पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग ऋग्वेद ही है। ऐसे ही अभी जो एक क्वेश्चन आया था बुक्स में, आप जगह जगह पढ़ोगे तो निजाम ही है, हैदराबाद के निजाम ने ही सबसे पहले सहायक संधि को अपनाया था। तो ये यहाँ गड़बड़ है, लेकिन आप बुक के अकॉर्डिंग ही सही आंसर करें। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी या रजिया? और राइट ऑप्शन है सी, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक AD यानी कि अलाउद्दीन खिलजी था, और उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, जिसमें बाजार नियंत्रण प्रथम स्थान पर था। अलाउद्दीन को द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था, और सही आंसर है इसका ए, सिक्कों का परीक्षक। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करता था। लोग स्वयं सिक्के बनवाते थे तो उसे राज्य को ब्याज, रूपिका और परीक्षण के रूप में देना पड़ता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था, और सिक्के सोने, चांदी और तांबे के बने होते थे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में कौन वायसराय था? कर्जन, चेम्सफोर्ड, मिंटो या बेंटिक? और राइट ऑप्शन है चेम्सफोर्ड, बिल्कुल सही। 1919 में ये जलियांवाला कांड हुआ था 13 अप्रैल को, और गोलीकांड और नेताओं की गिरफ्तारी के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर उपस्थित अंग्रेज जनरल ओडायर ने बिना किसी सूचना के गोली चलवा दी, जिसमें 1000 लोग मारे गए, और इस घटना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने कराया था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? राइट ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन। दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण गयासुद्दीन बलबन ने करवाया। बलबन ने सेना के सुधार के लिए दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना की, और बलबन गुलाम वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, और इसने अपने दरबार में लोह रक्त की नीति लागू की और सिजदा और पाबोश भी लगाया। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है, लोह रक्त की नीति किसने लागू की या सिजदा और पाबोश किसने स्टार्ट किया? तो बलबन ही है आंसर। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? राइट ऑप्शन सी, जहांगीर है। अकबर के बाद मुगलों की सत्ता की बागडोर जहांगीर ने संभाली।
जहांगीर को सत्ता पाने के लिए अपने पुत्र खुसरो से संघर्ष करना पड़ा। जहांगीर एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। उसके दरबार में प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी रहते थे। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उसकी न्यायप्रियता थी तथा उसका सबसे बड़ा अवगुण बहुत अधिक शराब पीना था। नेक्स्ट है, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? सही आंसर अदम खां। साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में अकबर ने सबसे पहला आक्रमण 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर के ऊपर किया। इस युद्ध में बाज बहादुर के खिलाफ अदम खां, पीर मोहम्मद अब्दुल्ला खां उज्बेक को अकबर ने भेजा था। ये सभी अकबर के महान सेनापतियों में शामिल थे और इस युद्ध में बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। लोक सेवा आयोग ने उत्तर बी माना है, अब्दुल्ला खां उज्बेक माना है, जबकि मालवा के लिए अकबर ने 1561 ईस्वी में अदम खां, अब्दुल्ला खां उज्बेक और पीर मोहम्मद इन तीनों को भेजा था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से नहीं जुड़ा है? और सही जवाब है सी, नंद किशोर बोस। 1815 ईस्वी में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया, जिसमें द्वारिकानाथ ठाकुर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, केशव चंद्र सेन शामिल थे। इसके बाद 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1815 में आत्मीय सभा का गठन। सबसे पहले आत्मीय सभा का गठन किया है। अक्सर लोग ब्रह्म समाज सोचते हैं, लेकिन आत्म समाज का गठन भी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया था। लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर डी केशव चंद्र सेन दिया था, जबकि आत्मीय सभा से जुड़े व्यक्ति द्वारकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी और केशव चंद्र सेन, नंदकिशोर बोस इसमें शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है, किसने अपने ग्रंथों में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, पाणिनि अष्टाध्यायी, पतंजलि, महाभाष्य। राइट ऑप्शन है ए, कौटिल्य। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में मुद्रा जालसाजों का वर्णन किया है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। मुद्रा जालसाजों से आशय है नकली मुद्रा जारी कर उसका प्रचलन करवाना। नेक्स्ट है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? लाघनांच, वीरभानपुर, नागार्जुनकोंडा, भीमबेटका। और सही आंसर है ऑप्शन डी, भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में के रायसेन जिले में स्थित है। तो अनेक चित्रित शैलाश्रय चट्टानों से बने शरण स्थल हैं, प्रागैतिहासिक कलाकृतियां हैं। भीमबेटका जो है नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिले में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या धौलावीरा। और ये है सही आंसर धौलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले के भड़ौच तालुक में स्थित धौलावीरा आज एक साधारण गांव है। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की थी। इस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धौलावीरा भारत में खोजा गया दूसरा विशालतम नगर था। पहला विशालतम नगर राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल के समय कांची का शासक कौन था? और राइट ऑप्शन है ए, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। उसके समय में गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। उसने दक्षिणापथ के बाहर राज्यों के समूह को पराजित किया, जिसका मुख्य विष्णुगुप्त था जो कि कांची का राजा था। समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, जिसने समुद्रगुप्त की तारीफ में प्रयाग
प्रशस्ति जो कि प्रयाग से प्राप्त हुआ है वह लिखा था। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? राइट ऑप्शन है दीवाने वजारत, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर बता दूं, सूर्यवंश का संस्थापक सबसे महान शासक शेर शाह सूरी था। तो राज्य की आय व्यय की जो देखभाल करने वाले अध्यक्ष को दीवाने वजारत कहा जाता था। यह लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य की आय व्यय की देखभाल करना और अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल करना भी उनका दायित्व था। नेक्स्ट है, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? लिटन, रिपन, कर्जन या वेलेस्ली? और ये हैं रिपन। समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए बनाए गए अधिनियमों में लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए अधिनियम 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था। देशी भाषा के समाचार पत्रों को स्वाधीनता पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सबसे अधिक खतरनाक था। देशी भाषा के समाचार पत्रों की स्वाधीनता पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक बड़ा आघात था। इसको लॉर्ड रिपन ने 1881 में समाप्त कर दिया। तो इसमें कोई समाचार पत्र कोई सी भी भाषा में छाप सकता था। इसमें अब सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक नहीं थी। प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? प्रार्थना समाज, देव समाज, आर्य समाज या ब्रह्म समाज? ब्रह्मोपासना ब्रह्म समाज से संबंधित। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। ब्रह्मोपासना पुस्तक ब्रह्म समाज से ही संबंधित थी। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य एकेश्वरवाद की स्थापना और मूर्ति पूजा का विरोध करना था। भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? राइट ऑप्शन है ए, राजराज प्रथम। तो राज के राज्यारोहण के साथ चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। राजराज प्रथम ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि सर्वेक्षण कराया और अपने संपूर्ण राज्य में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया। ग्राम सभाओं और स्वशासित निगमों द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच कराया। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? ABCD। सही आंसर ए, 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना की घोषणा की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 पर पहुंच चुके हैं। बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित में किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या कृष्ण? और राइट ऑप्शन है ब्रह्मा जी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से ब्रह्मा ने यह प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे लाकर विश्व के चारों ओर फैलाएं। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना। यह निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है, मुगल काल में जब्त क्या था? जब्त। और राइट ऑप्शन है जब्त एक कर था। प्रारंभ में अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई जाप्ती प्रणाली को अपनाया, जिसके आधार पर भूमि उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। अर्थात जाप्ती एक प्रकार से कर था। जाप्ती प्रणाली के अत्यंत महंगी और दोषपूर्ण होने के कारण 1568 ईस्वी में शिहाबुद्दीन अहमद के सिफारिश पर इसे समाप्त कर इसके स्थान पर नस्क और कनकूल व्यवस्था को शुरू किया गया और आयोग ने इसका उत्तर बी, जमीन की पैमाइश माना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो जो क्वेश्चंस आयोग ने गलत माने, अगर आपको लगता है कि वो अकॉर्डिंग टू आयोग सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और डिस्कशन कर सकते हैं हम कमेंट के माध्यम से कि आपको क्या सही लगता है, आयोग का सही प्रश्न है का उत्तर सही है या जो बुक में दिया है वह सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय या राजा धीराज? और राइट ऑप्शन है सी, राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र राजा धीराज का अनुज था और कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में राजा धीराज की हत्या के बावजूद इसी क्षेत्र में उसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया। 1062 में चोल सेनाओं द्वारा कूडल संगम के युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। तो 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? पी सीतारमैया, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय? और राइट ऑप्शन है डी, लाला लाजपत राय। तो इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं पर एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो। अभी के लिए बाय बाय। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।